गंभीरता से विचार करना चाहिए। आर्थिक स्थिरता पाकिस्तान में बढ़ रही है और ये आर्थिक स्थिरता पाकिस्तान को ले डूबेगी। बावजूद इसके पाकिस्तान कर्ज ले रहा है, पाकिस्तान चाइना से कर्ज ले रहा है। बावजूद इसके पाकिस्तान अपनी आर्थिक हालत को न देखते हुए बांग्लादेश में जाकर हिंदुस्तान के खिलाफ अप्रत्यक्ष तौर पर जंग छेड़ रहा है। हरिमोहन कौशिक साहब मेरे साथ हैं। कौशिक जी, क्या कहें? सर देखिए, इस समय पर पाकिस्तान को इससे कोई मतलब नहीं है कि वो कर्ज कितना ले रहा है या क्या है। असलियत में पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उन्हें सिर्फ इस चीज से मतलब है कि पिछले वाले हुक्मरान जितने बिलियन डॉलर्स लेकर जगए, पिज्जा हट की जो चेन्स खरीदी और आइलैंड्स खरीदे, क्या इस टाइम पर जो मौजूद हैं क्या इनके पास वो चांस या अपॉर्चुनिटी है? आंसर है नहीं। और अगर वो अपॉर्चुनिटी ही नहीं है तो वो क्या करेंगे? कैसे भी करके जुगत लगा के नए से नए बहाने बनाकर कुछ ना कुछ नया कर्ज लेके अपनी रिटायरमेंट को सिक्योर करना चाहते हैं। इसके अलावा इनमें से किसी को कोई मतलब नहीं है कि पाकिस्तान का जो आम जनता है, आम लोग हैं, वो मर रहे हैं या जी रहे हैं। सर आप इस समय पर हम इस चीज को इस तरीके से देख सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इतने बुरे हाल हैं, फिर भी ये किसी भी तरीके से क्या बांग्लादेश में इंटरफियर करने से पीछे हटा? क्या ये अफगानिस्तान में इंटरफेयर करने से पीछे हटा? क्या किसी से किसी तरीके की कोई पीस टॉक्स की गुंजाइश छोड़ी? क्या इंडिया से कभी कोई पीस टॉक्स की गुंजाइश छोड़ी? सर कोई को गुंजाइश नहीं छोड़ी। सर इनके जो क्रिकेट स्टेडियम, वो इनकी होम टीम अगर काम में खेल रही है तब अगर खाली पड़े हुए तो वो इसकी इकोनॉमिक कंडीशन को दिखा रहे हैं। लेकिन सर ये जब एक एक महीना, दो दो महीने तक बाहर रुक के आते हैं इनके हुक्मरान, तब कोई नहीं देखता, किसी को पता ही नहीं लगता। और सर ये हमारी गलत फहमी है कि पाकिस्तान की हालत खराब है। पाकिस्तान की एक ब्लैक इकोनॉमी जो पैरेलल चल रही है, जिसमें वो सिर्फ और सिर्फ एंजॉय तो कर रहे हैं, टैक्स नहीं दे रहे। सर वो इकोनॉमी सबसे ज्यादा बेनिफिट पहुंचा रही है इस टाइम पर इनके हुक्मरानों को, और इनके हुक्मरान उससे एंजॉय कर रहे हैं अपनी प्रॉपर्टीज। और यही रीजन है सर, जो फॉर्च्यूनर लेवल की गाड़ियां हैं, इनके यहाँ छोटी गाड़ियां नहीं बिकती। फॉर्च्यूनर लेवल की गाड़ियों की अगर सेल देखेंगे तो इनके जो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास सो कॉल्ड है, हमारे इंडिया के रेशियो में वो कहीं ज्यादा है। इसका मतलब सर परफॉर्म तो कर रहे हैं लोग, इनके अंदर एक इकोनॉमी चल रही है, वो परफॉर्म तो कर रही है, लेकिन वो गवर्नमेंट के पास नहीं है पैसा। वो प्राइवेट प्लेयर्स ऐसे जो कि अनडॉक्यूमेंटेड फॉर्म में या यूं कहें अनअकाउंटेड फॉर्म में जो पैसा है वो खुल के चल रहा है। और यही एक रीजन है कि बहुत से लोग जिनको पता है आज नहीं तो कल जब वो रिटायर होंगे या जब वो पॉलिटिक्स से बाहर होंगे, उन्हें भागकर फॉरेन कंट्रीज जाना पड़ेगा, तो वहां पर उन्हें पिज्जा हट की चेन्स या अपना बुढ़ापा सिक्योर अगर करना है तो कैसे करेंगे? तो वहां उसका जुगत हो रही है ये। इसके अलावा पाकिस्तान को कोई दिक्कत नहीं है। गरीब जनता जो है 72 हूरों के फेर में आराम से बैठी हुई है और ऊपर बैठ के बस वो ये ढूंढ रही है कि कैसे भी करके 72 हूरों के पास पहुंच जाए। मौलानाओं के साथ मिलके इनके हुक्मरानों ने आम जनता को बेवकूफ बना दिया है। और बाकी जो है सर, वो हम सब देख ही रहे हैं कि कटोरा लेके घूम रहे हैं। बाकी अब शर्म आना बंद हो चुकी है, ये पक्का है। लेकिन हरिमोहन जी, 72 हूरों के लिए तो आपको ऊपर जाना पड़ेगा और ऊपर देखना पड़ेगा, और ऊपर जाने के बाद 72 हूर दिखेंगी या 72 पता नहीं क्या दिखेंगे, कोड़े दिखेंगे, ये तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन इन सब के बीच जो स्वदेशी ऋण है वो बड़ी चिंता की बात है। इसलिए चिंता की बात है कि स्वदेशी ऋण वो दुगना हो चुका है और जो घरेलू ऋण है वो 6 गुना हो चुका है। आपका ये कहने का मतलब है कि पाकिस्तान में एक इकोनॉमी तो चल रही है, लेकिन वो इकोनॉमी सरकारी सिस्टम में नहीं आ रही, यानी कि वहाँ पर भ्रष्टाचार बहुत भयानक है। यानी कि बहुत सारे लोग इनकम टैक्स पे नहीं कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग रिटर्न फाइल नहीं कर रहे होंगे, और वो जो खरीदने बेचने का जो सिलसिला है वो खरीदने बेचने का सिलसिला पेपर पे चल रहा होगा। जैसे हिंदुस्तान में भी बहुत काफ़ी चलता था, अभी भी चलता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे बड़े बड़े मार्केट हैं, चाहे वो ब्लैक इकोनॉमी है। तो आपके कहने का मतलब है कि पाकिस्तान में इकोनॉमी तो है लेकिन ब्लैक इकोनॉमी ज़्यादा है और सरकारी सिस्टम में या बैंकों में आने वाली इकोनॉमी कम है। ये एक बड़ा कारण है।
यस सर, और मैं इसी चीज को इस तरीके से भी कहना चाहूंगा कि जो ब्लैक इकोनॉमी की मैं बार बार बात कर रहा हूं, असलियत में वही ब्लैक इकोनॉमी जो है इस इनकी जनता को, या यूं कहें इनके जो टेररिस्ट उन्होंने पाल रखे हैं, जनता को तो बेवकूफ बना ही रहे हैं, टेररिस्ट जो पाल रखे हैं उनके नाम पे भी पैसा इकट्ठा किया जाता है। और यही एक बड़ा रीजन है कि हम कभी भी देखेंगे ये जिस तरीके से। और सर एक चीज, 72 हूरों की हमने बात की, असलियत में वो 72 हूरों के नाम पे ही तो पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा जो चीज एक्सपोर्ट कर पा रहा है गधों के अलावा, वो है टेररिस्ट। और सर वो टेररिस्ट इसीलिए हैं क्योंकि बचपन से बच्चे को बता दिया गया है कि यार आपको 72 हूरों के पास जाना है, आपको क्या कहते हैं जन्नत नसीब होगी, तभी आप पाकिस्तान के बाहर जैसे ही देखेंगे आपको अमेरिका को, ब्रिटेन के अंदर ग्रूमिंग गैंग्स दिखाई देंगे और सारे पाकिस्तानी हैं। उसी तरीके से अगर हम देखें सऊदी अरेबिया, यूएई के अंदर, सर वहां पर भी हम देखते हैं। और रही बात भीख मांगने की, वहां पर भी हम देखते हैं कि इनको भीख मांगने में किसी तरीके की शर्म नहीं है। सबसे ज्यादा भिखारी सर थाउजेंड्स में हर साल भेजे जाते हैं, भिखारी जो वापस, और उसके बाद वही भिखारी इनके यहां सेलिब्रिटी बनते हैं कि 4-4 आईफोन लेके और बढ़िया से बढ़िया सेडान क्लास लेके घूमते हुए कहते हैं क्या हुआ हम भीख मांग रहे हैं। तो सर ये एक कल्चर बना दिया गया है जिससे इस टाइम पर ये सारे इंजॉय कर रहे हैं। और मजाक मजाक में बहुत सारे लोग इस तरीके से आपको टीवी और सब जगहों पर कहते हुए मिल जाएंगे। और सर इकोनॉमी के सर जनता वो टेंशन में होती है जिसको अपने फ्यूचर की टेंशन हो। सर 72 हूरों का सपना इनको फ्यूचर के बारे में सोचने ही नहीं देता। और इन्होंने zombies की ये जो पॉपुलेशन है ये क्रिएट कर रखी है। और रही बात, आप जैसे अभी आप देख रहे हैं, अच्छा सर एक सबसे बड़ी बात मुझे एक बहुत बढ़िया याद आया, सर इनके टॉप 5 बिजनेसमैन उठाकर देखिए, टॉप 5 में से 3 बिजनेसमैन जो है इनके पॉलिटिशियंस मिलेंगे। नवाज शरीफ नंबर 4 का, आसिफ अली जरदारी इनका नंबर 2 बिजनेसमैन है। और सर उसी नवाज शरीफ का जो एक साड़ू वगैरह क्या लगता है, वो जो है 3rd नंबर का बिजनेसमैन है। अब आप अंदाजा लगाकर देखिए, बिजनेसमैन, और यही लोग जमींदार भी हैं, यही लोग बिजनेसमैन हैं, यही लोग जमींदार हैं, यही लोग पॉलिटिशियंस हैं, और इन्हीं के घरों में से आर्मी चीफ निकलते हैं, वो आर्मी के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। सर वडेरों का एक ग्रुप है जिन्हें 25 करोड़ लोग गुलाम की फॉर्म में मिले हुए हैं, और वो 25 करोड़ लोगों को अब ये कैसे कैसे करके बेचते हैं ये जानते हैं। और सर जो उधार का मामला है वो इससे ज्यादा कुछ नहीं है कि इनको बेचा जा रहा है अपनी पॉपुलेशन को, कि साहब अब ये लो, अब वो पैसा वापस नहीं किया जाता तो सर ग्वादर पोर्ट ले लीजिए आप, वो रेडियो स्टेशन ले लीजिए आप, ये वाले हाईवेज ले लीजिए, सारी प्रॉपर्टियां बेचते जा रहे हैं। और उसके बाद फटे हाल के अंदर आप समझ ही सकते हैं कि किस तरीके से सिचुएशंस, आप बात बता ही रहे हैं कि किस तरीके से सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पर है, और कर्जे पे कर्जा लिए जा रहे हैं। और ये जानते हैं कि इनकी जियो पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी है कि कटोरा लेके कहीं पर भी जाएंगे मैनेज हो जाएगा। जी सर। हरिमोहन जी, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि 8 लाख करोड़ रुपए अकेले चीन का कर्जा है, और चीन के बारे में आप जानते ही हैं कि वो कर्ज तो बहुत आसानी से देता है, उसके बाद फिर आपको ड्रैगन की तरह निगलना शुरू कर देता है। यही वो स्थिति नेपाल के साथ कर रहा है, यही स्थिति वो बांग्लादेश के साथ कर रहा है, यही स्थिति वो तमाम दूसरे देशों के साथ कर रहा है। पाकिस्तान में भी उसने एक ऐसे इलाके को पकड़ा है, वो बलूचिस्तान का इलाका, जहां पर ग्वादर पोर्ट है, जहां पर सोने का भंडार है, जहां पर तांबे का भंडार है, और लगातार वो खोदता जा रहा है वो पाकिस्तान। और इस बात को लेकर बलूचिस्तान में आरोप भी है, आक्रोश भी है कि भाई हमारे यहां से धन संपदा निकल रही है और उसका इस्तेमाल बलूचिस्तान में नहीं हो रहा है, और वो पाकिस्तान बचा खुचा जो पाकिस्तान में चले जाता है, वहां पर स्थिति ऐसी होती है। तो जब इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और आपको कोई दूसरा देश लोन देता है, तो निश्चित तौर पर उसकी जो टर्म्स कंडीशन है वो टर्म कंडीशन आपको मानने भी पड़ेगी। अब जिस तरीके से पाकिस्तान को चीन निकल रहा है, क्या पाकिस्तान आने वाले समय में चीन के इस पकड़ से बाहर निकल पाएगा, अपने आप को बचा पाएगा? सर इनके एक आईएसआई चीफ होते थे हामिद गुल, अगर मैं सही से याद कर पा जी रहा हूं, जी। उन्होंने एक टीवी